बच्चों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो जैसे कि आप मुझे जानते हैं, आशीष जानी एक मोटिवेशनल स्पीकर, एक रेडियो टेक्नोलॉजिस्ट और देश की मेंटोर कार्यक्रम का एक मेंटोर। तो मैंने आपसे वादा किया था कि हम महीने में एक बार आपके लिए किसी डॉक्टर की खास विजिट करवाएंगे जो आपको मोटिवेट करेगा, आपको मेंटोर करेगा। तो इस बार हमारे साथ जो डॉक्टर हैं जिनको 18 साल का फिजियोथेरेपी का एक्सपीरियंस है और वो एमपीटी न्यूरो है, डॉक्टर अंगजा घोष। तो मैं उनसे आपको मेंटोर करने की बात करूंगा और कुछ बीमारियां जो मेन होती है हमारी न्यूरो की रिगार्डिंग, हम उनसे उसका सॉल्यूशन लेंगे। तो प्लीज मैम, आप तो मेरे बच्चों को मेंटोर करिए। हेलो, हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मैम के साथ। तो मैम, फर्स्ट मेरा क्वेश्चन था जो मुझे कल मिला मैसेजेस में कि बच्चे जानना चाहते थे कि लोअर बैक पेन जो होता है, बेसिकली जिम हिटर्स को, बच्चे जो है जिम हिटर्स हैं तो उनको लोअर बैक पेन की दिक्कत रहती है, तो वो कैसे उससे निजात पाए और क्या उनको करना चाहिए और ये क्यों होता है, ये क्वेश्चन है मेरे पास, प्लीज। लो बैक पेन बहुत कॉमन है। आई वुड से दैट इट इज one of the commonest disease among the 5 hitting diseases in the country, and basically ये हर बार जिम वालों में हो, that is not possible. Sometimes you don't go to gym, सिर्फ बैठ के डेस्क पे काम कर रहे हो either on computer or you have desk sitting down, even then you have back pain. There is something called postural back pain or the mechanical back pain what we call, जिसमें हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी हमारी कमर में दर्द है क्योंकि हमारा पोस्चर ठीक नहीं है। The way we sit, the way we get up from bed, एक तरीका होता है जो यूजुअली हम फिजियोथेरेपिस्ट सिखाते हैं कि आपको लेटना कैसा है, बैठना कैसा है, उठना कैसे है, खड़े होना है ज्यादा देर तो कैसे खड़ा होना है। All these positions will explain in a better way कि आपको बैक पेन क्यों होता है। अब जिम वालों में क्यों होता है, your question, I would say that it depends on what exercise you are doing. हर बार डोले बनाओ इट्स नॉट एन एक्सरसाइज, ओके। कई बार हम गलत वजन उठा लेते हैं, वी डू डिफरेंट एंड रॉन्ग एक्सरसाइजेस। If you go to a professionally nice gym, they usually have a physiotherapist. Okay. So physiotherapist will help you in a training in a better way. What exercises have to be done when? Okay. So it depends that way. Okay. मैम, एक बात काफी पैरामेडिक्स के दिमाग में घुसती है कि जितना जो आपके मेडिकल्स, आपके डॉक्टर्स होते हैं एंड आपका नर्सिंग स्टाफ होता है, उनके कंपेरिजन में जो हम लोग होते हैं, जो पैरामेडिकल वाले होते हैं, उनको उतना मतलब इनसिक्योरिटी टाइप की रहती है और कई बार वो सोचते हैं कि हम इतना काम करते हैं फिर भी हमको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। तो ऐसे क्यों होता है मैम? बेसिकली उसके उनका जो मोरल है काफी डाउन हो जाता है। तो आई थिंक हम लोग ये फेस करते हुए आए हैं, तो कुछ कहना चाहिए मैम प्लीज। डेफिनेटली यस। अपकमिंग जनरेशन में ये कॉम्प्लेक्स है। हमारे टाइम में तो था डॉक्टर बनाना है, एमबीबीएस नहीं हो रहा है, बीडीएस नहीं हो रहा है, गो इन फॉर फिजियोथेरेपी, एंड वी स्टार्टेड यूजिंग डॉक्टर्स आल्सो। पर देन लैक ऑफ काउंसिल की वजह से वी वर टर्न्ड बैक। एक टाइम होता है, फ्यू कंडीशंस, जब पेशेंट को, जिसको हिंदी में बोलते हैं लकवा मार गया, हाँ, जिसमें दवाइयां काम नहीं करती, उसमें फिजियोथेरेपी काम करती है और हम चला देते हैं, वो हाथ जोड़ के थैंक यू डॉक्टर साहब ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो ग्रेड नहीं मिलता। अच्छा, कई बार होता है डॉक्टर्स, पता तो चल गया पैरालिसिस है, हाँ, पर कौन सी पैरालिसिस है ये एमआरआई बताता है ना, पर फिर भी आप लोगों को उतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। एमआरआई तो किया है, हाँ ठीक है, वो ट्रीटमेंट नहीं किया है, लेकिन हिट तो मारा है कि कहाँ पर स्ट्रोक हुआ है ना, तो थोड़ा सा तो अपग्रेडेड परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। नीदर टू यू, और हम तो बिल्कुल ही पीछे हो गए हैं, हम तो डॉक्टर वाली कैटेगरी से हटा के दूसरी वाली कैटेगरी में डाल दिया। सो आई थिंक द काउंसिल शुड थिंक अबाउट इट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जब हम भी पैरामेडिकल वाले हैं, लोग बोलते हैं कि एक्सरे वाला आ जा, तो बड़ा ऐसा फील होता है कि इस क्या चल रहा है, मतलब इतना 4 साल पढ़ाई कर ली, इंटर्नशिप कर ली, इतना एक्सपीरियंस लिए, बाद में लास्ट में बंदा बोलता है एमआरआई करनी है, तो आते हैं भाई एमआरआई करते। मतलब इतना वियर्ड फील होता है बच्चों को मेरे कि सर इतना पढ़ने के बावजूद, इतनी फीस देने के बावजूद लास्ट में क्या मिलता है, दुगनी मेहनत बेचारे करते हैं। बहुत बार उनको इतना डीमोटिवेट होते हैं बच्चे। फिर मुझे एक्चुअली, अब कॉलेजेस में हम लोग हैं तो बच्चे फोन करके बोलते सर ऐसा होता है, तो मैं बोलता हूँ उनको बेटा हमने भी यही झेला है, कोई बात नहीं, आप
ये जो फील्ड है मतलब सेवा करने का फील्ड है, तो मेडिकल फील्ड में आप ये मत दिखो कि हमको इज्जत दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जस्ट सेवा करते जाओ और ईश्वर है, ईश्वर देख रहे हैं हम लोगों को, कोई बात नहीं होता है, बट आई थिंक चलता है, सेवा का भाव है। कहना क्या चाहेंगे मैं इस बारे में? डेफिनेटली यस। अब जैसे कई बार हमारे पास डायरेक्ट वॉक-इन्स आ जाते हैं, दे डोंट गो टू ऑर्थोपेडिशियन, पैर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा मुड़ गया है, तो दे विल कम टू फिजियोथेरेपिस्ट, और हम उनको बोलते हैं कि आप एक्सरे करा। हाँ बिल्कुल मैम। अब एक्सरे अच्छी जगह से होना चाहिए और सही एंगल में होना चाहिए, दैट मेक्स अ डिफरेंस। बेकार एक्सरे होगा, इवन वी विल नॉट बी एबल टू प्रेडिक्ट एज टू क्या है, लेकिन अगर एक्सरे ढंग से हुआ होगा, वेदर इट इज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी या फ्रैक्चर, हम उनको एडवाइस कर सकते हैं। बाकी का जो ऑर्थोपेडिशियन विल डू दैट इज डिफरेंट, बट इट मेक्स अ डिफरेंस इफ यू डू एन एक्सरे इन अ प्रॉपर व्यू फ्रॉम अ नाइस प्लेस। सेम गोज विद एमआरआई आल्सो एंड सीटी स्कैन ऑल्सो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। सो किस एंगल पे करना है, कैसी टेक्निक फॉलो करनी है, हर एक बार ऐसा नहीं होता कि बड़ी बड़ी मशीनें लगा दोगे तो अच्छी क्वालिटी आएगी। इट डिपेंड्स ऑन द टेक्नीशियन आई सपोज कि उसमें कितना क्या बोलते हैं आप लोग, डाई इंजेक्ट करनी है, कौन से एंगल पे करनी है। हाँ, तो मुझे लगता है कि इट मेक्स अ डिफरेंस इफ इट्स डन विद द क्वालिफाइड हैंड्स। तो जैसे कि आप अभी देख रही मैम कि हमारा जो ट्राइपॉड था काम नहीं कर रहा था तो अभी जो मेरे कैमरामैन कैमरा लेके बैठे हुए हैं कि उस एंगल में बैठे क्वालिटी मैटर्स, इट इज नॉट द मशीन, इट्स द क्वालिटी दैट यू कैन डू इट। तो बेचारे वो कैमरा लेके बैठे हैं कि कहीं पर वो एंगल लेके बैठे हुए हैं और कि गिर न जाए, क्योंकि उन्होंने टेक्निक पकड़ी भी अपनी। तो सेम थिंग रेडियोलॉजी वालों से होती है कि वो वही एंगल लेके चलते हैं। मैं कई बार मैं देखता हूँ कि ना पेशेंट्स आते हैं फेशियल पैरालिसिस से, तो कैसे होता है, क्या होता है उस टाइम फिजियोथेरेपी का रोल क्या होता है मैम? फेशियल पैल्सी बहुत अनकॉमन है, लेकिन व्हाट वी कॉल इट्स अ डेबिलिटिंग डिजीज। अचानक से मुंह टेढ़ा हो जाएगा, किसी को भी मंजूर नहीं होगा, लेकिन क्यों होगा? देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड इट। कई बार क्या होता है, हम गर्मी की छुट्टियां या सर्दियों की छुट्टियां वी गो टू हिल स्टेशंस, तो एकदम से जो ठंडी हवा लगती है ना, इट्स नॉट ओनली हिल स्टेशंस, कई बार हम अपने जैसे दिल्ली में बहुत ठंड पड़ती है, हम बिना टोपियों में चले जाते हैं, बाइक पे चले जाते हैं ना, ठंडी ठंडी हवा कई बार क्या होता है फेशियल नर्व पे इंजरी कर देती है। इट्स बिकॉज ऑफ दैट फेशियल और बेल्स पैल्सी हैपेंस। एंड ईयर इन्फेक्शन इज वेरी कॉमन। ईयर इन्फेक्शन यूजुअली हम नेग्लेक्ट कर देते हैं ना, इट शुड नेवर बी नेग्लेक्टेड, इट कैन लीड टू कंप्रेशन ऑफ द फेशियल नर्व, तो बेल्स पैल्सी हो जाती है। सो फ्यू थिंग्स, इफ कुछ चीजें हमारे हाथ में है, अगर हम ठीक से हैंडल करें तो दिस विल नॉट हैपन। ओके, जैसे मैम कह रही थी कि हम ठंड में दिल्ली की ठंड में बाहर निकल जाते हैं, तो मैम की बात से मुझे याद आई, मेरी दोस्त है तो उसकी फ्रेंड से दिल्ली आई थी और उसको ससुराल वाले भी आ रहे थे, उसको देखने जा रहा था, तो उसकी एकदम से ठंड लगी और उस दिन शाम को उसके हेड मतलब कान में बहुत पेन हुआ। तो जैसे मैम ने कहा कि हमारे ईयर पेन से भी हो जाता है, तो बेचारा अगर ये वीडियो देखेगा और शक में आ जाए कि ऐसा कुछ नहीं हो गया है। नहीं, एटलीस्ट ध्यान भी रख सकते हैं that this thing should not be avoided। नहीं, मैं जस्ट जोकिंग कर रहा हूँ कि प्रिकॉशंस के लिए इतना कुछ हमारे उस जगह होता है और हम उसको ध्यान देते हैं, बट बेसिकली हम अवॉइड नहीं करनी चाहिए कुछ चीजों को, ईयर इन्फेक्शन जब हो जाए, जैसे मैम ने कहा। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। साफ भी करना है रेगुलरली, बिल्कुल बिल्कुल, शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। कई बार हम बिजी हो जाते हैं, हम कहते हैं बाद में साफ करेंगे, पर ये नहीं होना चाहिए। ओके, तो जैसे मैम कह रही कि फेशियल पैल्सी को बचाने के लिए हमको कान साफ करना है, और स्पेशली ठंड के टाइम पे हमको कानों को और कान साफ करना है, इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती डालो अंदर, वो भी नहीं करना है, उसकी वजह से भी हो जाता है। सीरियसली मैम आप सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि अब कई लोग ऐसे सुन लेंगे लगे रहेंगे, वो नहीं करना प्लीज। हाँ बिल्कुल, मुझे बदनाम कर दो, इन्होंने कहा था कान साफ करो। ऐसा होता है मैम, कई बार हम लोग चीजों को ज्यादा सोच लेते हैं कि हमें नॉर्मली प्रिकॉशंस लेने हैं कि ठंड में जाए तो कानों को बचा के रखो, या फिर कान साफ करने को ध्यान से साफ करना, जो एयर ड्रम होता है हमारा वो कहीं ना कहीं इंजर्ड ना हो जाए, बहुत ध्यान से करना है। एंड सेकंड थिंग मैम, जैसे मुझे पता है कि मैं देखा भी है कि जब मैं क्लिनिकल कर रहा था अपना, तो किसी की क्लॉटमी हुई है या कोई ट्रॉमा का पेशेंट है, इंजरी हुई है, तो उसकी रेगुलर फिजियोथेरेपी होती थी। तो उसमें ऐसे क्यों होता था, कई बार दिमाग में क्वेश्चंस आते थे, फिर मैं सोचता था चलो कोई नहीं, हमारा तो कोई फील्ड ही नहीं है, हम तो आगे निकल जाते हैं, चलो एक एक्सरे करते हैं, चलो आगे चल जाते हैं, फिर दूसरे पेशेंट हमारे के लिए आगे, चलो कोई नहीं हमारे करके भेज दिया। बट आज मैं यहाँ बैठा हूँ तो मैं आपसे उस क्वेश्चन को जानना चाहूँ कि क्यों उनका इतना नेसेसरी होता है, क्योंकि वो तो क्लॉटमी हो चुकी है पेशेंट की एंड बाद में उसकी फिजियोथेरेपी की नौबत आ रही है, ऐसा क्यों है मैम? क्रेनियोटमी हो या हेड इंजरी और सम ब्लीड, पेशेंट लाइंस अप इन आईसीयू। अब आईसीयू में बड़े बड़े पेशेंट वेंटिलेटर पे चला जाता है यूजुअली, सो हमारा काम होता है कि चेस्ट फिजियोथेरेपी करके जो लंग के सिक्रीशंस हैं उसको निकालें।
योर रोल ऑल्सो कम्स इन Yeah, बिटवीन, yeah. क्योंकि फिजियोथेरेपी के टाइम या उसके बाद यूजुअली हम बोलते हैं एक्सरे लो, देखने के लिए लंग कितना क्लियर हुआ है, वेदर निमोनिया पैच इज स्टिल देयर और नॉट, या इफ्यूजन है तो है कि नहीं है। एक्सक्यूज मी। फिर है कि बेड रिटर्न हो जाते हैं तो मोबिलिटी होगी, आउट ऑफ बेड कराना होगा, सो फिजियोथेरेपी प्लेज डेफिनेटली अ बेटर रोल। थैंक यू मैम, आपने काफी कुछ हम लोगों को बताया ट्रॉमा के केसेस में, फेशियल पल्स के बेस में, लोअर बैक के पेन में, मतलब एक लाइक बैकबोन है फिजियोथेरेपी, पूरा हमारा पैरामेडिक्स एक बैकबोन है। एंड आई होप कि जब भी नो इश्यूज कि जब भी हमारे जो अपकमिंग मेडिकल्स हैं, सॉरी पैरामेडिकल्स हैं, वो इस वीडियो को जब देखेंगे तो उनका जो मोरल है वो आगे मोटिवेट होगा एंड डेफिनेटली वो इस बारे में सोचेंगे, क्योंकि मैं जैसे पहले कहा था कि हमारा जो फील्ड है वो लाइक सेवा करना है, कोई हमें रिस्पेक्ट दे ना दे, वो हमें सेवा करने से मतलब है एंड हमें और करना है। तो लाइक एक लास्ट आप अपना एक व्यू जो आप पैरामेडिक्स एंड स्पेशली आप फिजियोथेरेपी के बारे में बोलेंगे प्लीज मैम, लास्ट। A bit tough question because we lack in counsel. अगर हम कुछ करना चाहें भी तो नहीं करते क्योंकि सपोर्ट नहीं है। आई थिंक द गवर्नमेंट शुड थिंक अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि पैरामेडिक्स एक अगर ब्रांच बना दी तो उनको निगलेक्टेड रखें, वो नहीं होना चाहिए। हमारा काम अच्छा है, हम अपनी तरफ से अच्छा करेंगे, भले कोई देखे ना देखे, मेरा मानना है वो देखता है। तो अपना काम तो अच्छे से करो, पर ऐसा नहीं है कि बैठ जाओ हाथ पे हाथ रख के। वी शुड कंटिन्यू वर्किंग, और आगे जो अपकमिंग जनरेशन है या जो काउंसिल बनना है या है, वी शुड वर्क ऑन इट एज टू कि हम प्रोत्साहित करें उनको कि इफ वी गो हैंड इन हैंड विद डॉक्टर्स, कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं तो वो सोचेंगे कि हाँ बिना एक्सरे के हम देख नहीं सकते कि फ्रैक्चर है कि नहीं, बिना फिजियोथेरेपी के हम टीकेआर वाले पेशेंट को, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स को चला नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं उनको भी लगेगा कि नहीं, लेट्स ब्रिंग देम टुगेदर, उनको अपने साथ लाते हैं, भले डॉक्टर्स का ग्रेड ना दें, हमें देना चाहिए, दैट इज डिफरेंट, वो नहीं मिल रहा है, पर एटलीस्ट ये नहीं है कि टेक्नीशियंस को एकदम नीचे कर दो कि एक्सरे होगा तभी इनको बुलाना है, नहीं, उनको बुलाओ, लेट देम पुट इनटू द फील्ड एज टू कि हम अगर रिहैब कर रहे हैं तो कौन से एंगल पे एक्सरे देखेंगे जिसमें हमें ACL और वो सब भी नजर आने लगे, बिकॉज सॉफ्ट टिश्यू इंजुरी में तो वो सब दिखा सकते हैं ना, एंड बोन की अलाइनमेंट किस हिसाब से चेंज हुई है कि नहीं हुई है आफ्टर फिजियोथेरेपी और आफ्टर सर्जरी, तो इवन द एक्सरे एंड MRI holds a different place. हाँ, थैंक यू मैम, आज हमसे जुड़ी, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, 18 सालों का एक्सपीरियंस। 18 साल में एक बच्चा जो बालिग बन जाता है तो 18 साल बहुत ज्यादा होते हैं। हम तो 8-9 साल में ही ऐसा लगता है थक गए और क्लिनिकल छोड़ के एकेडमिक्स की तरफ भाग गए। इवन फिजियोथेरेपी भी जा रहे, मैनेजमेंट में चले गए, एडमिन में चले गए करके ना। पर मेरे को मेरी फील्ड से प्यार है, शुरुआत इससे करिए तो इससे जमे रहते हैं, दैट्स व्हाई हो सकता है उसने इसीलिए बनाया। मैम आपकी स्प्रिट देख के मैं कुछ शब्द ही नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो अपना फील्ड जो है क्लिनिकल को छोड़ के एकेडमिक्स में चला गया हूँ और बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, न्यू जनरेशन, हमारे टीचर्स भी तो थे, वो भी तो टीचर बने, सो देयर इज नो हार्म दैट यू गोइंग टू टीचिंग, पर हाँ अगर लगे रहोगे अपने उसमें तो अच्छा रहेगा। आई मीन इस पे भी ध्यान दें, उस पे भी ध्यान दें, अपकमिंग जनरेशन शुड बी बेटर। तो जैसे मैम कह रही कि अपकमिंग जनरेशन जो बेटर करे, तो उसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उनको और अच्छा मोटिवेट करने की कोशिश करें। तो जो पैरामेडिक्स का जो चैनल हमने बनाया वो इसीलिए बेसिकली बनाया हुआ है कि हमारे जो बच्चे हैं और अच्छा करें और अच्छा फील्ड में ध्यान दें और उनको बहुत अच्छी मेंटरशिप मिले। तो थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट मैम। थैंक यू।